हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर एयर। तो इसमें जो है वो हम लोग एयर के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम लोग ने कंपोजिशन ऑफ द एयर के बारे में पढ़ा था। ये एयर में जो है वो कौन कौन सा गैस है इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। अब हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें हम लोग एटमॉस्फेयर का जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो हम लोग के अर्थ के ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट के जैसे जो है वो बिछा हुआ है। तो उसी को जो है वो टोटल 5 लेयर में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है जो अपने एटमॉस्फेयर को जो है वो टोटल 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। तो वो 5 लेयर कौन कौन सा है? तो सबसे पहला आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आखिरी में आता है एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर जो है वो टोटल डिवाइड किया गया है। तो कुछ इसी तरह जो है हम लोग का डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आता है मीसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और फिर आखिरी में एक्सोस्फेयर। तो ये इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उससे पहले देखते हैं ये ट्रोपोस्फेयर है। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो जहाँ से शुरू होता है। तो कुछ एक बॉर्डर बना होगा, तो यहीं पे ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे ख़त्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज। तो जहाँ पे जो स्फीयर ख़त्म होगा, जैसे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हुआ तो उसका हम लोग ट्रोपो लेके स्फीयर को हटा के वहाँ पे पॉज लगा देंगे, तो इसका वो बाउंड्री का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर का जो है वो बाउंड्री का क्या नाम हो गया? ट्रोपोपॉज। इसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर का जो है वो बाउंड्री का क्या नाम होगा? सेट्रो ले लेंगे, स्फीयर को हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पे सेट्रो लिए, इसका नाम क्या हो गया? सेट्रोपॉज। उसी तरह मीसोस्फीयर का मीसोपॉज। तो यहाँ पे स्फीयर को हटा के उसका जो वर्ड बचेगा उसके आगे हम लोग पॉज लगा देंगे और वही जो है इसका बाउंड्री हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रोपोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ट्रोपोस्फीयर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेयर हो गया एटमॉस्फेयर का। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही रहते हैं। तो हम लोग तो ना तो स्ट्रेटोस्फेयर में रहते हैं ना मीसोस्फेयर, हम लोग किस में रहते हैं? अर्थ पे ही रहते हैं। तो अर्थ पे सबसे पहला लेयर कौन सा हो गया? ट्रोपोस्फेयर हो गया। तो इसी यही ट्रोपोस्फेयर जो है इसलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला गया है, क्योंकि इसी में हम लोग क्या करते हैं? सांस जो है हम लोग को ब्रीथिंग करने के लिए इसी में ऑक्सीजन मिलता है और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे इसलिए इसको इम्पोर्टेंट बोला गया है। और इसमें जो भी वेदर फेनोमेना होते हैं जैसे रेनफॉल, फॉग, जो भी चीज़ हो गया वेदर से रिलेटेड, बारिश हुआ, ये सब जो है इसके अंदर होता है। तो इसलिए जो है इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर हो गया एटमॉस्फेयर का। अगर ये सब नहीं होगा तो हम लोग को जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा हो गया? ट्रोपोस्फेयर। इसलिए ये पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। और ट्रोपोस्फेयर जो है वो टोटल कितना दूर में फैला हुआ है? तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो 30 किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। अर्थ से लेके उसका जो है लेंथ 13 किलोमीटर एवरेज दिया गया है। तो ये एवरेज क्यों दिया गया है ये हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। क्योंकि ये जो ट्रोपोस्फेयर जो है वो इक्वेटर के पास बड़ा है और जो पोल सब के पास है वो छोटा छोटा है। तो इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे, इसलिए यहाँ पे एवरेज दिया गया है। तो ये हो गया ट्रोपोस्फेयर के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड मोस्ट लेयर हो गया हम लोग के एटमॉस्फेयर का। तो ये सेकेंड मोस्ट लेयर हो गया और इसका जो हाइट है वो 15 किलोमीटर है। ये 15 किलोमीटर इसका हाइट है स्ट्रेटोस्फेयर का। और ये जो है वो दूसरा जो है वो स्थान पे आता है। ये सेकेंड लेयर है अपने लोग का एटमॉस्फेयर का। सबसे पहला हो गया ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। और ये जो है लेयर मतलब यहाँ पे वेदर फेनोमेना जो है वो नहीं होता है। तो ये फ्लाइंग जोन के लिए जो है वो एरोप्लेन सब जो भी उड़ता है उसके लिए ये बेस्ट जो रीजन हो गया ये हो गया। यहाँ पे जो है एरोप्लेन सब आराम से जो है वो फ्लाई कर सकता है। स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन जो भी है ये सब आराम से जो है वो फ्लाई कर सकता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में एक और चीज़ हो गया, यहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन गैस जो है वो यहीं पे स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है। तो ये ओजोन गैस क्या हो गया?
तो ओजोन गैस हम लोग ने शुरू में देखा था, जो हम लोग को सन के हीट से, सोर्सिंग हीट से जो है वो हम लोग को बचाता है, सन के हार्मफुल रे से जो है वो हम लोग को बचाता है, उसी को हम लोग ओजोन गैस बोलते हैं। तो ये ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ये ओजोन गैस पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर है, इसमें एरोप्लेन उड़ने में आसानी होता है, यहाँ पे वेदर फेनोमेना नहीं होता है, तो इसलिए एरोप्लेन यहाँ पे आराम से उड़ता है। और यहाँ पे जो है वो ओजोन लेयर भी पाया जाता है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर भी पाया जाता है। और एक चीज़ उसका नेक्स्ट आता है मीसोस्फीयर। ये मीसोस्फीयर जो है वो थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर का। ये स्ट्रेटोस्फीयर के बाद जो है वो मीसोस्फीयर आता है, और इसका हाइट जो है वो 18 किलोमीटर जो है ये इसका हाइट है। तो ये मेट्रो स्फीयर में क्या होता है, जो भी मेटेराइट जो है वो स्पेस से आता है और गिरने लगता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मेटेराइट्स जो है यहाँ पे जो है वो बर्न हो जाता है, बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं, यहीं पे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। यही ये कहाँ पे होता है? मीसोस्फीयर में जो है वो गया। तो मीसोस्फीयर का बस इतना ही काम होता है। और इसके बाद अब हम लोग जो है वो थर्मोस्फीयर के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ये थर्मोस्फीयर जो है वो मीसोस्फीयर के बाद जो है वो आता है थर्मोस्फीयर। और इस थर्मोस्फीयर में जो है वो क्या होता है, ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। और थर्मोस्फीयर में जो है वो आइनोस्फीयर पाया जाता है। आइनोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फीयर का जो है वो पार्ट हो गया। तो ये आइनोस्फीयर होता क्या है? आइनोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फीयर का एक पार्ट हुआ। और ये आइनोस्फीयर में क्या होता है, इसमें जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पाया जाता है, जो सन के रेज से जो है वो चार्ज हो जाता है। और जब ये चार्ज हो जाता है तो ये इधर से उधर भागना स्टार्ट कर देता है, पूरा थर्मोस्फीयर में जो है वो भागना स्टार्ट कर देता है। तो ये भागना स्टार्ट क्या करता है, आइनोस्फीयर का जो है वो चार्जअप पार्टिकल्स जो है वो सन के रेस से चार्ज हो जाता है और ये भागना स्टार्ट कर देता है। और ये थर्मोस्फीयर जो है वो टोटल 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक जो है वो बड़ा है। 800 से लेकर 400 किलोमीटर तक जो है वो बड़ा है। और ये हम लोग को हेल्प करता है, रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो भेजने में हम लोग को हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये चार्जअप जो आइनोस्फीयर का जो पार्टिकल्स होता है वो चार्ज हो जाता है और ये इधर से उधर भागना स्टार्ट कर देता है। और ये क्या करता है, रेडियो वेव्स को लेता है और ये जो है वो पूरे मतलब थर्मोस्फीयर में जो है वो भागना स्टार्ट करता है और हर एक जगह जो है पूरे अर्थ में फैला देता है। तो ये क्या करता है, हम लोग कहीं पे रेडियो खोले हैं, वहाँ से अगर वो भेजा है तो वहाँ पे जाएगा और फिर वहाँ से बैक हो जाएगा। थर्मोस्फीयर से जो है वो क्या करता है, आइनोस्फीयर का पार्टिकल्स बैक कर देता है, वो जो है हम लोग के पास आ जाएगा। तो ये काम किसका होता है, आइनोस्फीयर के पार्टिकल्स का। ये हो गया थर्मोस्फीयर। अब हम लोग जो है वो आखिरी लेयर के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, एक्सोस्फीयर। ये एक्सोस्फीयर जो है वो हम लोग ये एटमॉस्फेयर का जो है वो सबसे ऊपर का लेयर हो गया एक्सोस्फीयर। और ये इसमें जो है एक्सोस्फीयर में जो है वो लाइट गैस जो है ये पाया जाता है, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन जो है ये एक्सोस्फीयर में जो है वो फ्लो करता है। और ये एक्सोस्फीयर जो है वो स्पेस से जो है वो कुछ ही नीचे रहता है। तो ये था हम लोग का चैप्टर, सॉरी ये था हम लोग का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। तो ये था हम लोग का वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।